बोला था कि सर आपने आज तक जितने भी ग्लैंड ऑर्गन के बारे में जो जानकारी किया था, डिस्कस किया था, वो हमारे लिए बहुत जबरदस्त परिणाम देने वाला रहा है। आई होप कि आज की जो जानकारी है, प्रोस्टेट से रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि SD 501 मशीन जो कि स्टॉक आउट हो गई थी। आपको पता है कि इंडिया में इतनी ज्यादा मशीनें सेल हो रही हैं, हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन भारत में मशीनें बहुत तेजी से बिक रही हैं। और आज 15 दिन हो गए, SD 501 स्टॉक आउट था। ठीक है। आ 15 तारीख को SD 501 मशीनें इंडिया के अंदर पहुंची। और कल परसों से वो स्टार्ट हुआ है आपका डिस्पैच के लिए। तो आजकल में सबको डिस्पैच डिटेल मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ये खुशखबरी है कि हमारी मशीन स्टॉक आउट हो रही है ना। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि SD 501 DX जो नई मशीन आई थी, और SD 501 सुपर सुपर मॉडल 4 लाख वाली मशीन, वो भी स्टॉक आउट हो गई अभी। तो सोचिए कितना सारा काम इंडिया के अंदर हो रहा है ना। रमाकांत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो को ऑफ कर दीजिए। जो लोग मीटिंग अटेंड करते करते कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चों को तैयार कर रहा है, कोई नहा धो रहा होगा, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो नहाते धोते भी हमारा वेबिनार अटेंड करते हैं, है ना। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है भैया, आप वीडियो को ऑफ करके सुनिए। ठीक है। सारे लोगों से मेरा स्पेशल निवेदन है ना। प्लीज, है ना, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियस से लेना पड़ेगा अपने को, तब कहीं जा करके हम इस ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे और इस ज्ञान को आगे ले पाएंगे। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। तो किनको किनको पता है प्रोस्टेट के बारे में, क्या होता है प्रोस्टेट? कोई भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रोस्टेट क्या है, होता है, प्रोस्टेट का क्या काम है। प्रोस्टेट आज की जीवन शैली में, भागदौड़ की जीवन शैली में, दवाई युक्त जीवन शैली में, हमारी जो लाइफ स्टाइल इतनी गजब से बदल रही है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है कि प्रोस्टेट नामक बीमारियां बहुत तेजी से हो रही है। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोस्टेट। किसी को पता है क्या होता है प्रोस्टेट? चैट बॉक्स में एनीबॉडी? कोई नहीं, ठीक है। नेताम जी नहीं, प्रोस्टेट एक स्तन नहीं है सर। प्रोस्टेट एक्चुअल में, यस, माधव जी ने सही बोला, पेशाब को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। ठीक है। जो केवल मेल में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक। ये मेल ऑर्गन है। ये आदमी में होता है, पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता ये प्रोस्टेट। इसको याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो प्रोस्टेट है, पुरुषों के शरीर का, मेल का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्रणाली है, एक पार्ट है, जो हमारे प्रजनन प्रणाली, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, जो प्रजनन प्रणाली है, इसको कंट्रोल करता है, इसका हिस्सा है। क्लियर है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, पुरुषों का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन, एक हिस्सा है, जो प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये कहाँ होता है? यह मूत्राशय के नीचे होता है। गॉट इट? क्या मेरी बात आप समझ पाए? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, कोई भी। समझ में आ गया? यस यस सर, ठीक। प्रदीप्ता किशोर जना जी ने बोला, ठीक है।
तो मैं इसकी संरचना के बारे में भी आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फोटो मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब लोग को दिख रहा होगा, ये जो प्रोस्टेट है, आप देख रहे हैं। आपका ये प्रोस्टेट मैंने इसको लार्ज किया है ना। ठीक है। तो ये जो मूत्रा से होता है, मतलब यूटरस जो होता है, यूरेथ्रा सॉरी, मूत्राशय के जस्ट नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है आपके मूत्राशय, जो ब्लेडर होता है, उसके जस्ट नीचे होता है प्रोस्टेट, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है। ये अखरोट के दाने के समान दिखता है। अखरोट आपने देखा होगा, तो अखरोट के समान ये होता है। इसका जो मुख्य काम है, इसका इसका मेन काम यदि हम बात करें, तो इसका मुख्य कार्य है टेस्टिस तक, जो टेस्टिस होता है वहां तक जो प्रोस्टेट फ्लूइड है उसको पहुंचाना। टेस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण, है ना, टेस्टिस। तो ये क्या करता है, प्रोस्टेट फ्लूइड को, प्रोस्टेट द्रव्य को यह आपके टेस्टिस तक पहुंचाने का काम करता है, और यही प्रोस्टेट फ्लूइड आगे जाकर के स्पर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म में जाकर के बदलता है। यह स्पर्म की कुल मात्रा का 20 से 30% होता है। ठीक है। मतलब इसका मेन काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य काम है, हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस मतलब इसको हिंदी में हम अ, क्या बोलेंगे, हम वृषण बोलते हैं इसको। ठीक है। तो टेस्टिस तक जो प्रोस्टेट फ्लूइड है, प्रोस्टेट द्रव्य है, उसको पहुंचाने का काम करता है। और यही प्रोस्टेट फ्लूइड आगे जाकर के स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण करता है, या शुक्राणु में ये बदलता है ना, बदल जाता है। यह स्पर्म की कुल मात्रा का 20 से 30% तक होता है। क्लियर है? यदि मेरी बात क्लियर है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? यस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो मुख्य काम है, आपके प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मुख्य काम है, वह है वीर्य का उत्पादन। वीर्य मतलब होता है स्प्लीन। ठीक है। वीर्य मतलब होता है स्प्लीन। ठीक। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका मुख्य काम है वीर्य का उत्पादन करना, वीर्य बनाना, स्प्लीन का निर्माण करना। ठीक है। स्प्लीन, और यह प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना। यह जो स्प्लीन है, स्पर्म है, वो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु मतलब बोलेंगे आप, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। मतलब जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसका काम है वीर्य का उत्पादन करना, स्प्लीन बनाना, वीर्य को बनाना। और यह जो वीर्य है, हमारे शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है। क्लियर है? और यह हमारे प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पहला काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। मूत्राशय के जस्ट नीचे में ये अखरोट के दाने के समान होता है। ठीक। इसका मुख्य कार्य है वीर्य का, स्प्लीन का उत्पादन करना, जो शुक्राणु को पोषण देता है। दूसरा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड काम है, जो माधव कश्यप ने जब चैट बॉक्स में लिखा था, मूत्र को कंट्रोल करना। ठीक है। मूत्र का नियंत्रण करना। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मूत्राशय के नीचे होता है, तो जो मूत्र बाहर निकलता है, तो कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम भी प्रोस्टेट ग्लैंड का है। ठीक है।
बाथरूम कब निकलना चाहिए कब नहीं निकलना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम का नाम है, जिसको कंट्रोल करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। गॉट इट? बहुत सिंपल है। ठीक। तो मैंने दो चीज आपको बताया, बस इतना याद रखिए, है ना, कि समस्याएं प्रोस्टेट में होंगी, कौन कौन सी होंगी, ये समझने के लिए आपको प्रोस्टेट का एक्चुअल में सिचुएशन भी पता होना चाहिए और प्रोस्टेट का काम भी समझ में आना चाहिए। तो ये दो मोटा मोटी काम है, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। यदि प्रोस्टेट नहीं होगा तो ये मान के चलो कि यदि ये पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इस दुनिया का संचालन बंद हो जाएगा। क्योंकि प्रोस्टेट ही वीर्य का उत्पादन करता है, स्प्लीन का निर्माण करता है, जो शुक्राणु को पोषण देता है। और जब हम बाथरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो यूरिन को कंट्रोल भी करने का, क्योंकि ये जस्ट मूत्राशय के नीचे होता है। मूत्राशय मतलब क्या? मूत्राशय मतलब जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, जैसे हम पानी पिए, पानी का डाइजेशन हुआ। अब पानी में जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के, है ना, मतलब हमने पानी पिया, शुद्ध पानी पिया। अब पानी ने क्या किया, भोजन का डाइजेशन किया, पानी ने हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाया, ठीक है, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र में एक्चुअल में टॉक्सिक होते हैं, मूत्र एक्चुअल में यूरिया होता है, टॉक्सिक होता है, और वो इकट्ठा होता है आपके मूत्राशय में, है ना, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, जिसको हम ब्लेडर भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं। वहां जाकर के पेशाब जो होता है इकट्ठा हो जाता है, उसके जस्ट नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो मूत्राशय से मूत्र कब बाहर निकलना है, इसको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम प्रोस्टेट करता है। सर क्लियर हो गया है बात? किसी को कोई पूछना इसमें? किसी को पूछना है? क्लियर है? यस? यदि क्लियर हो गया बात तो यस लिखें, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। यस माधव जी। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो प्रोस्टेट आप समझ गए है ना, तो प्रोस्टेट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है। अ, तो ये जो मेल होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें प्रोस्टेट होता है, और महिलाओं में होता है आपका स्क्रीन ग्लैंड, स्किन स्किन ग्लैंड। ठीक है। महिलाओं में होता है स्किन ग्लैंड, और पुरुषों में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? तो प्रोस्टेट, क्योंकि हमारा खान पान लाइफ स्टाइल चेंज है, हम अक्सर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और निकोटिन यूज चीजें हम यूज करते हैं, निकोटिन वाला। सेकंड, कार्बोनेटेड जूस हम लेते हैं। हमारा खान पान सही नहीं है, फिर हम बहुत सारी बीमारियों की दवाई लेते हैं, डायबिटीज का है, बीपी का है, अलग अलग प्रकार की कई सारी बीमारियां। तो हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रणाली भी डिस्टर्ब होती है। तो हमारे लाइफ स्टाइल के गलत होने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रभावित होता है। तो इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत सारी बीमारियां होती है। क्लियर है? अब हम बीमारी की बात कर रहे हैं। ठीक। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे बड़ी बीमारी है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट का बढ़ना तो कैसे बढ़ता है आप देख सकते हैं। मैं आपको एक चित्र, पिक्चर आपको शेयर करूंगा, आप देख लेंगे। ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे प्रोस्टेट, नॉर्मल प्रोस्टेट मैंने लिखा है, ठीक है, और नॉर्मल यूरेथ्रा मैंने लिखा हुआ है, जस्ट ब्लेडर के नीचे है। तो अखरोट के दाने के समान होता है, मैंने बोला, तो नॉर्मल प्रोस्टेट ऐसा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है। ठीक है। तो आप देखेंगे अक्सर 40 से 45 साल के बाद, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। तो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, इन लार्ज प्रोस्टेट। देखो, पहले नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा था? बढ़िया शानदार था। ठीक है। दिल के समान, हल्का सा दिल के समान दिख रहा है, हार्ट के समान दिख रहा है। लेकिन मैंने राइट में लिखा है इन लार्ज, तो प्रोस्टेट बढ़ गया है, कारण उम्र का बढ़ना।
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, शेप बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट का बढ़ना। ठीक है। तो प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा है ना, वो कंप्रेस्ड हो जाता है, संकुचित हो जाता है। मतलब नॉर्मल यूरेथ्रा आप देख रहे हो बढ़िया उसका साइज था, लेकिन कंप्रेस्ड मतलब संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड यूरेथ्रा। तो जब मूत्र नली कंप्रेस्ड हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो आप देख पाएंगे कि मूत्र के परिवहन में, मूत्र के ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मूत्र संबंधी समस्या हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट का बढ़ना। ठीक है। तो प्रोस्टेट बढ़ता है, ये पहली बीमारी है प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट का बढ़ना। आप समझ गए होंगे, ये उम्र के साथ बढ़ेगा, है ना। तो उन लोगों में ये प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या होती है जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे समय से जो मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे बीपी को हो, चाहे शुगर की हो, चाहे अर्थराइटिस की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे माइग्रेन की हो, है ना। जो एलोपैथिक मेडिसिन जो लंबे समय से ले रहे हैं, तो उनमें ये नॉर्मली बढ़ना चालू होता है। सेकंड, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं, है ना, कार्बोनेटेड जूस ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या आती है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है। सेकंड, प्रोस्टेट बढ़ता है, उसका दूसरा मुख्य कारण है हार्मोनल परिवर्तन, है ना। तो आपको पता है कि हमारे टेस्टिस से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, जिसकी वजह से मनुष्य प्रजनन कर पाता है, अपने जैसा जीव पैदा करने में सक्षम हो जाता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन के परिवर्तन की वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है। क्लियर है। तो मैंने ये क्लियर कर दिया। तो पहली बीमारी है प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट का बढ़ना। तो इसका दो मुख्य कारण मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है। तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा। अब भगवान ने जो प्रोस्टेट बना के भेजा है, यदि उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाएगा तो बीमारियां तो होनी है, तो प्रोस्टेट बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट का बढ़ना। तो जैसे आप देखोगे कि यार समस्या आ रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिन में संक्रमण हो गया है, यूरिन बार बार नहीं हो पा रहा है या बार बार हो रहा है। तो यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एनालिसिस करके बताता है भाई कि प्रोस्टेट में इशू आ गया है। तो आप बोलेगे क्या हो गया, तो बोले प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो जनरली प्रोस्टेट बढ़ता है ना। तो उम्र की वजह से बढ़ेगा, दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट बढ़ेगा, और दूसरा हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और अन्य हार्मोन की वजह से जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है ना, उसकी वजह से भी आपका प्रोस्टेट बढ़ता है ना। ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है, प्रोस्टेट का बढ़ना। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकंड, जो प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या हो जाती है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर मतलब क्या होता है कि प्रोस्टेट में एक ट्यूमर यदि जनरेट हो जाए, प्रोस्टेट ग्रंथि में यदि एक्स्ट्रा ट्यूमर। अब कैंसर क्या चीज है, किसी भी कोशिका अनियमित रूप से विकास करना। कैंसर मतलब क्या है, कोई भी कोशिका बढ़ गई, मुंह की कोशिका अचानक बढ़ना चालू कर दी, अचानक ज्यादा डेवलप करना चालू कर दी, तो मुंह का कैंसर हो गया। पेट की कोशिका बढ़ना चालू कर दी अनियमित रूप से, तो पेट का कैंसर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो वैसे ही आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ना चालू कर दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो ये ट्यूमर के रूप में भी दिखता है ना। तो प्रोस्टेट में किसी प्रकार का ट्यूमर यदि जनरेट हो जाए, प्रोस्टेट के अंदर किसी प्रकार की गांठें बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो इसका मेरे ख्याल से
एक पिक्चर होगा मेरे पास, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। नहीं, ये तो नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर का। रुकिए, मैं चित्र भेजता हूँ प्रोस्टेट कैंसर का, तो ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप ये समझ जाएंगे। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट आप लोग। ये मैं ढूंढ रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर का ये। जस्ट मिनट सर, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। ये देखो, समझना बहुत जरूरी है साइंटिफिक चीजें, तभी आप लोगों को ये आराम से डील कर पाएंगे कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये देखो, मैं ये भेज दिया हूँ। प्रोस्टेट। ये सर, जस्ट मिनट। मैं अब आपको ये एक चित्र, पिक्चर प्रोस्टेट का भेजता हूँ। ये ये देख रहे हैं सर आप? ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर। चित्र दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अखरोट के समान दिखता था, अब देखो इसमें प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ट्यूमर बन गया है, छोटी छोटी गांठें आ गई है ना, दोनों साइड। ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जो एक आम प्रकार का बीमारी हो रहा है आज की डेट में, है ना। ये आम प्रकार से लोगों के अंदर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर का मुख्य कारण है आनुवंशिक। यदि मान लेते हैं आ, परिवार के अंदर हमारे पूर्वजों में, है ना, आनुवंशिक जेनेटिकली, यानी पूर्वजों को किसी को रहा होगा ये प्रोस्टेट कैंसर, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चालू हो जाती है बीमारी। क्लियर है? तो यदि आनुवंशिक तरीके से इन्फेक्टेड है, यदि मान लेते हैं किसी परिवार का पूर्वज इस बीमारी से ग्रसित रहा है, तो ये जेनेटिकली उसके अंदर भी आता है। तो आनुवंशिक कारण मुख्य कारण है प्रोस्टेट कैंसर का। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का। दूसरा, उम्र बढ़ना। अधिकांशतः 65 साल के बाद ये स्थिति आ, होती है। 65 साल के बाद, उम्र बढ़ने के बाद, देखो उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट भी बढ़ेगा, और प्रोस्टेट कैंसर की संभावना भी बढ़ती है उम्र के हिसाब से, है ना। तीसरा है जीवन शैली। जीवन शैली, हमारा जो खान पान है, जीवन शैली, हमारा केमिकल,
पेस्टिसाइड वाला भोजन हम लगातार खा रहे हैं, जिसके वजह से केमिकल पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में भारी मात्रा में जा रहा है। और हमारा जो खान पान है, गलत आदतें हैं, उनकी वजह से भी ये प्रोस्टेट कैंसर होता है जीवन शैली के आधार पे। ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने बताया, एक तो मैंने बताया प्रोस्टेट कैंसर, है ना। पहला मैंने बोला प्रोस्टेट का बढ़ना, ये पहली बीमारी है। दूसरा है प्रोस्टेट का कैंसर। और तीसरा मैंने बोला प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस तीसरी बीमारी है हमारे पास, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब ये प्रोस्टेटाइटिस क्या है? यदि प्रोस्टेट में सूजन आ जाए, ठीक है, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाए संक्रमण की वजह से, है ना, तो हम बोलते हैं भाई इसको प्रोस्टेटाइटिस हो गया है। ठीक है, क्लियर है? प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट का सूजन होना, प्रोस्टेट में सूजन होना, है ना, जिसकी वजह से वो फूल जाता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। ये भी एक आम प्रकार की बीमारी लगातार हो रही है। तो प्रोस्टेटाइटिस का मेन कारण क्या होता है? हमारा जीवन शैली, है ना, जीवन शैली, है ना। तो हमारे अनियमित खान पान की वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट में सूजन आ सकता है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। प्रोस्टेटाइटिस जो होता है, प्रोस्टेट में जो सूजन आ गया है ना, तो उसका दूसरा मुख्य कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि मान लेते हैं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल संक्रमण हो गया है, तो प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी होती है। ठीक है। अन्य कारक में, है ना, कुछ ऐसी दवाइयां, है ना, जो कि जिसके हाई डोज होते हैं, तो बहुत सारी दवाइयां डॉक्टर्स आज के डेट में लिखते हैं ताकि बीमारी बहुत तेजी से कंट्रोल हो जाए। ठीक है। तो उन बीमारियों को मतलब क्या है, डॉक्टर चाहते हैं कि, है ना, तो मैंने बोला है कि जो हमारा खान पान है, और जो जीवन शैली, उसके आधार पे भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है, तो प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी होती है। क्लियर है? तो मैंने बताया, तीन चीज बताया। प्रोस्टेट का बढ़ना, पहला, जब प्रोस्टेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? उम्र के हिसाब से, खान पान की वजह से, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट का बढ़ना। दूसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर, ये आनुवांशिक है, जेनेटिकली है ना। तो यदि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के ऊपर किसी को रहा होगा, किसी पूर्वज को, तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। और उम्र बढ़ने के साथ, अक्सर 65 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आती है लोगों के अंदर, है ना, जो खान पान के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। और तीसरा मैंने बताया था प्रोस्टेटाइटिस, है ना। तो प्रोस्टेटाइटिस मैंने बोला प्रोस्टेट का सूजन। तो ये क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में बैक्टीरियल का संक्रमण हो गया है, तो प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो प्रोस्टेटाइटिस में क्या हो जाता है? इसका मुख्य कारण है हमारा, जैसे हाई डोज एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे डॉक्टर्स बड़े बड़े बीमारियों में तुरंत कंट्रोल करने के लिए जो हमें हैवी डोज देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये मुख्य रोग है प्रोस्टेट से संबंधित। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई है? ठीक है। यस, क्लियर हो गई है। यस, माधव जी ने बोला यस। और किसको समझ में आया मेरी बात? क्योंकि मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। मनोज कौशल जी ने भी यस बोला, रामकांत रमाकांत जी ने भी यस बोला, बहुत सिंपल तरीके से। ठाकुर दिलेश्वरी ठाकुर मैडम ने यस बोला, नेताम जी ने भी यस बोला। ठीक है। तो हम प्रोस्टेट को आप समझ गए, है ना। प्रदीप्ता, यस सर, यू, है ना। थैंक यू, यू सर लिखा आपने, यस सर। ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में तो बीमारी हो गई है। अब इन बीमारियों को अपने को ठीक करना है, रोकथाम करना है। ठीक। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो, यदि आप प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आई है, तो ये
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपका ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि आप लगातार इसकी नियमित जांच कराते रहें। ठीक। डॉक्टरों से नियमित जांच कराते रहना चाहिए। यदि कभी भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इश्यूज आ गया है ना, तो चिकित्सीय सलाह मतलब डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर से परामर्श और नियमित जांच बीच बीच में आप प्रोस्टेट के बारे में करते रहें, है ना, कि भाई प्रोस्टेट बढ़ा तो नहीं है, प्रोस्टेट में बैक्टीरियल फंक्शन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ठीक है, प्रोस्टेट में सूजन तो नहीं आ गया है। तो है ना, तो ये कब पता चलेगा? जब आपको पेशाब करने में दिक्कतें होंगी, है ना। पेशाब करते समय यदि आपको जलन बार बार महसूस होता है, पेट के निचले हिस्से पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, हमेशा ही जलन बना रहता है, कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन होता है या बार बार होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शुगर से भी होता है, बीपी से भी होता है, उनकी दवाई से होता है, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी चिकित्सीय सलाह, डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए, उनका गाइडलाइन लेना चाहिए। क्लियर है? अब दूसरा, किंग वाटर से हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या जबरदस्त समाधान मिलेंगे। ठीक। तो आप यदि डॉक्टर से मिलेंगे कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू आ गया है, या आप है ना, डॉक्टर से जब बोलेंगे या डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत आ गई है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि गर्म पानी पीजिए आप। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो रोगी हैं उनके लिए डॉक्टर गर्म पानी की सलाह देते हैं, गर्म पानी से नहाने का भी और गर्म पानी पीने का भी। ठीक। तो गर्म पानी क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, क्योंकि गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, वो हल्का सा पतला हो जाता है ना, पानी हल्का सा पतला हो जाता है। तो पानी हल्का से पतला होने से क्या होगा, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन में मदद होगी, है ना। जो हार्मोनल इन्फेक्शन है, जो भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या हार्मोनल चेंजेस है, उसमें ये कारगर तरीके से काम करता है गर्म पानी, है ना। पोषक तत्वों को प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचाने में भी मदद करता है, ठीक है। और प्रोस्टेट के फंक्शन को इनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अंदर एक एंजाइम जो होते हैं प्रोस्टेट के अंदर, उसके सिक्रेशन के लिए भी मदद करता है गर्म पानी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें। ठीक। क्लियर है? तो कैंगन वाटर की भूमिका प्रोस्टेट ग्लैंड में कैसी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी टीम में ज्यादा तो नहीं बोलता मैं, करीबन 4 से 5 ऐसे केसेस हैं, है ना। मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनको करीबन 3 से 4 साल हो गए, प्रोस्टेट का इशूज था, लेकिन कैंगन वाटर से उनको जबरदस्त जबरदस्त फायदे मिल रहे हैं, है ना। ठीक है। अ, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया था, तो बोले सर प्रोस्टेट हमारा बढ़ जाता था, प्रोस्टेट में सूजन आ जाता था। ठीक। तो केंगन वाटर से क्या फायदा मिला, तो बोले केंगन वाटर से अद्भुत मुझे रिजल्ट मिला है सर। ठीक है। तो आज उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो पहले बढ़ता था, किसी कारणवश बढ़ना बंद हो गया है, सूजन बंद हो गया है, अब उनको मूत्र संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मूत्र बराबर बाहर निकल रहा है, और मूत्र करते समय, पेशाब करते समय कोई जलन, कोई दर्द, कोई सूजन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो कैंगन वाटर हमारे इस बोलना चाहिए बीमारी के लिए, प्रोस्टेट से रिलेटेड बीमारी के लिए बहुत शानदार भूमिका निभाता है। अब कैसे निभाएगा? ठीक। कैसे निभाएगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैंने बोला कि डॉक्टर गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। क्लियर है? हमारा कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है। ठीक। तो पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है, कैंगन वाटर को, कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है। हमारा पानी जो है वो 5 से 6 का गुच्छा है। किंगन वाटर 5 से 6 का गुच्छा है, मालिकुलर गुच्छा है ना।
रेगुलर वाटर 15 से 20 का गुच्छा होता है, लेकिन कैंगन वाटर जो है 5 to 6 का स्मॉल क्लस्टर है, पतला है। तो पानी पतला होने से मैंने क्या बोला कि 100% पेनिट्रेट होगा। मतलब 1 लीटर आपने पानी पिया है तो 1 लीटर पूरा पूरा हमारे माइक्रोस्कोपिक लेयर तक, माइक्रोस्कोपिक सेल तक एनिट्रेट होगा, पेनिट्रेट होगा, अंदर घुसेगा। ठीक है। डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा, बॉडी रिहाइड्रेट होगी। ठीक। रीजेनरेट होगा, कोशिकाएं नहीं बनेंगी। क्लियर है। तो कैंगन वाटर 5 से 6 का स्मॉल क्लस्टर होने से ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करेगा। तो हमारा जो बॉडी है टॉक्सिक फ्री होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन जितना तेजी से होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो कैंगन वाटर क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन को हेल्दी करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पावर को बना के रखेगा। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि पानी अल्कलाइन है। आपको पता है कि अल्कलाइन वाटर में, ठीक है, अल्कलाइन वाटर में बीमारी, डिजीज सरवाइव नहीं कर सकती, इवन कैंसर भी, आपको पता है। ठीक है, कैंसर कोशिकाएं आ, पैदा नहीं होती, सरवाइव नहीं कर पाती। तो जो लोग कैंगन वाटर पी रहे हैं या जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट कैंसर, डॉक्टर ने बताया है, कैंगन वाटर यदि पीते हैं तो उनके अंदर ये परिवर्तन होगा कि अल्कलाइन होने की वजह से उनकी बॉडी में कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोस्टेट पे नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट कैंसर से सुरक्षित रहेगा। इसकी संभावना बनेगी आगे जा करके। ठीक है। तो लोगों ने अपना बताया है, भाई हमारी कंपनी तो ब्लेम नहीं करती, क्लेम नहीं करती, हम भी क्लेम नहीं करते। डिस्क्लेमर में बोल रहा हूं कि लोगों ने बोला कि प्रोस्टेट कैंसर ठीक हुआ है, प्रोस्टेट का सूजन ठीक हो गया है ना, प्रोस्टेट का बढ़ना अब बंद हो गया है, अब रेगुलर हो गया है, प्रोस्टेट का शेप साइज अब रेगुलर है, नॉर्मल है। ठीक। तो अल्कलाइन वाटर होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकेगा, सेल को रिजेनरेट करेगा, सेल को हेल्दी बनाएगा, हेल्दी सेल का निर्माण करेगा, हेल्दी टिश्यूज का निर्माण करेगा। तो इस पूरे पोजीशन से हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भली भांति काम करेगा, वो अच्छा रहेगा। तीसरा, पोषक तत्व। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वीर्य का उत्पादन होता है, स्प्लीन का भी उत्पादन होता है ना, जो शुक्राणु को पोषण देते हैं, स्पर्म को। तो हमारा जो कैंगन वाटर है वो क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखेगा, उनको विटामिन सी, ग्रीन टी के समान क्या करेगा, पोषक आहार देगा। ठीक है। हमारे पानी में मिनरल्स भी है, कैंगन वाटर में मिनरल्स भी है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी होगा। तो कुल मिलाकर के ये मैं बोलना चाहता हूं कि प्रोस्टेट के लिए कैंगन वाटर रामबाण साबित हो सकता है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट इशू के लिए, तो उनको एक बेहतरीन परिणाम मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें ज्यादा मात्रा में कैंगन वाटर पीते हैं, क्योंकि कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है, पतला है, तो हम ज्यादा पानी पीते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन तेजी से होता है, सेल बहुत तेजी से डिहाइड्रेट नहीं होती है, रिहाइड्रेट होती है। पानी की कभी कमी नहीं होती हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, है ना। तो इस वजह से हमारा पूरा बॉडी तो सही होता है, प्रोस्टेट भी का फंक्शन सही होता है, जो एंजाइम वो सिक्रेट करता है वो सही तरीके से करने लगता है। तो आगे जा करके प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलता है कैंगन वाटर से। इसके अलावा हमें भोजन बराबर लेना चाहिए, सही भोजन लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो हमने बोला कि हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें इसके अंदर, है ना। ठीक है। और आपका ज्यादा तला भुना हुआ चीजें इस्तेमाल ना करें, जंक फूड इस्तेमाल ना करें, जंक फूड इस्तेमाल ना करें, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज है, इस्तेमाल ना करें। एल्कोहल से हमें बचना चाहिए। एल्कोहल है, बियर है, कार्बोनेटेड जूस है, इनसे हमें बचना चाहिए।
तंबाकू जिसमें निकोटीन होता है, गुटखा जो होता है, उनसे हमें बचना चाहिए। क्लियर है। हरे पत्तेदार सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन, रेशेदार सब्जियां लेनी चाहिए, है ना। एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन में आता है दूध, जो गाय भैंस बकरियों से जो दूध मिलता है उसके अंदर एनिमल प्रोटीन होता है। जो मीट होता है, चिकन होता है, अंडे होते हैं, उसमें एनिमल प्रोटीन होता है। इनसे हमें बचना चाहिए। एनिमल प्रोटीन क्योंकि तेजी से डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा समय लगाता है ना। तो एनिमल प्रोटीन शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसका कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है। आ, केंगन वाटर को आप गर्म करके भी पी सकते हैं, हल्का सा गुनगुना गर्म करके। यदि मान लेते हैं बहुत से लोग हैं जो कोरोना के बाद जिनको आदत हो गई है गर्म पानी पीने की। अक्सर मैं भी लोगों के घर तक जाता हूँ तो लोग हमें गर्म पानी पीने पीने के लिए देते हैं। अभी मैं एक रेंजर साहब के यहाँ गया हुआ था। मेरे दोस्त हैं, एक रेंजर हैं। तो मेरा जिगरी यार है, उसके घर में गया था, कई दिन से बुला रहा था वो। तो मैंने बोला यार पानी तो पिला। तो उसने अपने वेटर को बोला, मतलब उनके घर में जो काम करता है, खाना वाना बनाता है। तो उसने ट्रे ला करके दिया। तो मैंने बोला यार तू गर्म पानी पीता है क्या करके। तो रेंजर साहब बोलते हाँ हाँ मैं गर्म पानी पीता हूँ। मैं बोला कब से। बोले कोरोना से आदत हो गई है। ठीक। तो अधिकांश घरों में गर्म पानी यूज हो रहा है, तो लोगों की आदत हो गई, हैबिट्स में आ गया है। ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंगन वाटर को भी आप हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं। तो प्रोस्टेट से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है तो सुबह शाम खाली पेट 2 गिलास कैंगन वाटर 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हमें पीना चाहिए। एक हफ्ता तक एक एक गिलास पीना पीना चाहिए। और एक हफ्ता के बाद 2-2 गिलास आपको रेगुलर कंटिन्यूअस पीना चाहिए। फ्रेश 11.5 pH का पानी, फ्रेश मतलब सुबह बटन दबाए निकाले। उसमें क्लाउडी वाटर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है ना। वो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत तेजी से काम करती है, असर करती है। तो 11.5 pH के पानी सुबह शाम खाली पेट हमें पीना है, 2-2 गिलास। पहला दिन भर 9.5 pH का पानी। ठीक है। और पाचन तंत्र को अपने को मजबूत करना है। प्रोस्टेट ग्लैंड में समस्या आती है पाचन तंत्र की वजह से भी। तो पाचन तंत्र को मजबूत करना है, तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए खाना खाने से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और वो पानी पीना चाहिए आपका क्लीन वाटर 7 pH का, ये आपको पीना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया कैंगन वाटर। कैंगन वाटर से बहुत फायदे मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो आपके हाथ में है, व्यायाम, एक्सरसाइज, तो नियमित एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। चाहे आप बीमार हो चाहे ना हो, तो छोटा मोटा कम से कम अपने शरीर को आधा से 1 घंटा आप दीजिए। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपके प्रोस्टेट को मजबूत बनाएगा, प्रोस्टेट में आने वाली बीमारियों को ठीक करेगा। तो ये हो गया आपका प्रोस्टेट में शानदार रिजल्ट कैंगन वाटर का। लोगों के पास एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े बड़े शानदार एक्सपीरियंस है। 3 से 4 लोग हैं जिनका प्रोस्टेट अभी एकदम पूरी तरह से ठीक हो गया है। ठीक है। तो कोई भी प्रोस्टेट का आदमी आपको मिलेगा जिसको परेशानी है, सॉरी, प्रोस्टेट वाला तो हर जगह आपको आदमी मिलेगा, प्रोस्टेट बीमारी वाला आदमी, है ना। क्योंकि हम सारे तो मेल हैं, जेंट्स है, तो हमारे अंदर तो प्रोस्टेट है। तो दुनिया में हर जगह प्रोस्टेट वाला आदमी तो मिलेगा। लेकिन जिसको प्रोस्टेट की बीमारी है, वो यदि मिल गया तो आपको ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट का कैंसर और प्रोस्टेटाइटिस, ये बीमारी होती है। प्रोस्टेट का काम किया है और कैंगर वाटर कैसी भूमिका निभा सकता है। क्लियर है। अच्छा। अब चूंकि हम भारत जैसे देश में हैं, जहाँ प्राचीन काल से आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज भी उतने ही प्रासंगिक है जैसे पहली थी। वो अलग बात है कि हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं, और ठीक होने के साथ साथ दूसरी बीमारी भी आ जाए, शायद ऐसा सोच होता होगा लोगों का, फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो लोग आयुर्वेद को छोड़ करके हम एलोपैथ की तरफ जा चुके हैं। लेकिन
आपको बता दूं मैं, एलोपैथिक दवाइयां साइड इफेक्ट करती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां, जड़ी बूटियां हमें साइड इफेक्ट नहीं करती। और आयुर्वेदिक दवाई जब आप लेते हो तो डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो प्रोस्टेट से रिलेटेड यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसको तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत शानदार है। तो हर घर में तुलसी के पौधे होते हैं। तो सुबह खाली पेट आप तुलसी के कम से कम 5 से 7 पत्ते तोड़ करके उसको अच्छे से चबाना है, ताकि वो पूरा फ्लूइड बन जाए, आपके लार के साथ मिक्स हो जाए, और उसे चबा चबा के खाना है, लगातार खाना है। ये है तुलसी का बेहतरीन, क्योंकि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर कारक होते हैं। और हमारे ये सूजन को रोकथाम के लिए आ, बहुत शानदार है। तो इसीलिए आप तुलसी का सेवन करें, है ना। तुलसी का सेवन अपने को करना चाहिए ज्यादा मात्रा में, है ना। तुलसी के पौधों का पत्ता इस्तेमाल करें, 5 से 7 पत्ता डेली चबा के खाएं सुबह खाली पेट। दूसरा है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा आज के डेट में कोई भी आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाएगी। तो अश्वगंधा का सेवन करना है। अश्वगंधा एक जड़ी है ना, अश्वगंधा। तो आप अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैंगन वाटर के साथ। ठीक है। मैंने त्रिफला चूर्ण के बारे में भी पहले मैं बोला बोला था। तो त्रिफला चूर्ण का आप इस्तेमाल करें, मैंने बोला था। रात को सोते समय आप इसको पी सकते हैं। 1 चम्मच 11.5 pH या 9.5 pH के साथ सोते समय 1 गिलास में 1 चम्मच अ, त्रिफला चूर्ण। और सुबह खाली पेट भी त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। 2 टाइम त्रिफला चूर्ण आप आराम से ले सकते हैं, है ना। ये बहुत शानदार होगा। इसके अलावा आंवला और बीट रूट का जूस, आंवला हम लोग खाते हैं, और बीट रूट चुकंदर, इसका भी जूस आप 11.5 pH में बनाइए और इसको लगातार सेवन कीजिए। तो ये आपके यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करेगा। क्लियर है। तो ये है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट बहुत महत्वपूर्ण ही हिस्सा है हमारे प्रजनन तंत्र का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये मूत्र को कंट्रोल भी करता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कब बाहर मूत्र विसर्जन करना है, कब नहीं करना है, ये सारा चीज को कंट्रोल करता है। क्लियर है। तो आप समझ रहे होंगे, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। कब बाथरूम बाहर जाना चाहिए और कब रोके रखना है ना। तो उस समय इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको बताया प्रोस्टेट के बारे में। तो आज के सेशन को हम वही विराम देते हैं। प्रोस्टेट से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी। अब इसमें कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ। सर कोई सवाल है? सर प्रोस्टेट के बारे में समझ में आ गया सर।
किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम लोग आगे बढ़े नहीं तो। सर किसी कोई सवाल नहीं, आगे बढ़े। माधव जी कोई सुन रहा है? खगेश जी? जेना जी? कोई कुछ पूछना चाहता है? आगे बढ़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। तो सबसे पहले तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म किए हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, आप अपना वीडियो ऑन करें। मैं कुछ स्पेशल बात बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। सारे लोग अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हमने प्रोस्टेट के ऊपर एक जानकारी शेयर किया आप लोगों को। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि समस्या लगती है इस मंच पे भी बात करने में, तो प्रोस्टेट और रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम उससे रिलेटेड कोई बात होंगी, है ना। क्योंकि आज भी हम उतने ओपनली नहीं है। ठीक है। अ, विज्ञान जरूर है, लेकिन आज भी हम बहुत सारे चीजों को शेयर नहीं कर पाते पब्लिकली, है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर ये जो सेक्सुअल एजुकेशन जो है इंडिया में अभी भी नहीं दी जाती है, विदेशों में दी जाती है बचपन से। तो एक शर्म होता है लोगों को, है ना। भाई कुछ कुछ दिक्कतें जब होती है, हार्मोनल इनबैलेंस की बातें होती है या स्टेमिना को लेकर कोई बातें होती है, तो हम बात नहीं कर पाते। तो आप कभी भी यदि कोई समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्टेट से बातें, बहुत बहुत बढ़िया लगा। सेकंड, मैं आप सबको ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने शुरू में भी बोला था कि मशीनें इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रही है। इंडिया में बिजनेस बहुत शानदार हो रहा है किंजन का। इसका यदि मैं प्रमाण की बात करूं, सबूत की बात करूं, प्रूफ की बात करूं, तो आज 16 दिन हो गया। SD 501, SD 501 DX और सुपर मॉडल स्टॉक आउट हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन हम GWS में जाकर के, ग्लोबल वेब सेल में जाकर के हम ऑर्डर कर रहे थे। कंपनी ने बोला आप ऑर्डर करो, मशीन आ जाएगी, ठीक। और उसके बाद 16 दिन के बाद, चूंकि मैं आपको बता देता हूँ, हमारी मशीनें ओसाका जापान में बनती है और बाई शिप्स या बाई प्लेन इंडिया में आती है। तो इंडिया में आती है तो फिर कस्टम में जाती है। फिर कस्टम में जा करके, कस्टम डिपार्टमेंट में जा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सेटलमेंट करवाते हैं। और कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद फिर कस्टम वाले उस चीजों को छोड़ते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, आप विदेशों से कोई भी चीज मंगा लें, आप सोना चांदी गाड़ी मोटर कुछ भी मंगा लें विदेश से, तो सबसे पहले वो कस्टम में जाएगा, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी देश को पटानी पड़ती है, भारत को पटानी पड़ती है ना। तो कस्टम ड्यूटी पटानी पड़ेगी। तो हमारी मशीनें आती है 2,000 3,000 5,000 के, इतने लार्ज मात्रा में आती है, 4 4 5 5 हजार मशीनें। तो कस्टम में जब जाती है तो एक एक मशीन का सीरियल नंबर सरकार के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और एक एक मशीन का स्टैंप ड्यूटी कंपनी पटाती है। अब 5,000 मशीन आई, एक एक मशीन की जानकारी देश को देनी होती है और कस्टम ड्यूटी पटानी होती है, उसके बाद मशीनें बाहर निकलती है। इसमें समय लगता है, ठीक। तो आप सोचिए, समय लगा कोई दिक्कत नहीं है, 15 तारीख को मशीनें कस्टम से वापस आ गई।
कस्टम डिपार्टमेंट से हमने कस्टम ड्यूटी पटाया और उसके बाद मशीन का डिस्पैचिंग चालू हो गया है। ठीक। तो अब मशीन का सबको रेफरेंस नंबर, डिस्पैच नंबर आजकल में सबको मेल में पहुंच जाएगा, डिस्पैच हो जाएगी। ठीक। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जब इंडिया में इतनी भारी मात्रा में मशीनें बिक रही हैं, तो आपके टीम में मशीन ज्यादा मात्रा में बिकनी चाहिए। जब यही कैंगन मशीन लोग बेच रहे हैं इंडिया के अंदर भारी मात्रा में, यही कैंगन मशीन है, यही कैंगन का डेमो है, यही कैंगन का बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं कि भाई आ, कैंगन मॉडल अलग है या कैंगन बिजनेस अलग मॉडल है, अलग अलग स्टेट में नहीं, है ना। एक ही मशीन यूनिक है ना। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमो करते हैं, लाइव डेमो, इंडिया में सभी कुछ है ना। प्लान भी वही है, लेकिन दूसरे स्टेट वाले बहुत भारी मात्रा में सेल कर पा रहे हैं, हमारा सेलिंग कम क्यों हो रहा है? क्या इसके ऊपर चिंतन, मंथन, मनन नहीं होना चाहिए? हमारे पास इतने सारा सपोर्ट सिस्टम है, इतना सारा हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी लाइव डेमो हो रही है, हमारा डिजीज के ऊपर बात हो रही है ना, इतनी सारा सपोर्ट हो रहा है, तो हम अपना रैंक क्यों नहीं बढ़ा पा रहे तेजी से? देखिए, मैंने हमेशा चीजें बोला है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं कैंगन बिजनेस को, कितना टाइम से डेमो कर रहे हैं, कितने टाइम से बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों को आपने आज तक डेमो दिखा रहा है, कितना समय आप दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 100 डेमो कर चुके हो, 200 डेमो कर चुके हो, आप 5 साल से, 7 साल से, 2 साल से, 1 साल से इस कंपनी में लगे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आपने कितना मशीन सेल किया, बस इंपॉर्टेंट है। 200 मशीन सेल किया, 200 डेमो आपने किया, 200 डेमो प्लान किया और केवल 2 मशीन आपकी बिकी, मतलब आपका रिजल्ट कितना हुआ? केवल 2 सेल का। ठीक। क्योंकि 2 सेल का जब ऑर्डर करेंगे तभी आपके पास कमीशन आएगा और आपका रैंक बढ़ेगा। मेरी बात को आप समझिए। आप 100 डेमो कर रहे हैं, महीना महीना घूम रहे हैं, महीना महीने आपने लगाया भूखे प्यासे रह करके, इसका कोई मतलब नहीं है ना। पहले का जमाना चला गया जब ये बोला जाता था टाइम इज मनी, ऐसा बोला जाता था। आज भी बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में टाइम इज मनी, मतलब टाइम ही मनी, मतलब पैसा ही, समय ही पैसा है। ये गलत बात है, गलत बात है। टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। आपने जो रिजल्ट पैदा किया है वही आपको पैसा है। आप 1 साल से लगातार रात दिन पढ़ाई कर रहे, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, तो रिजल्ट आपका फेल हो गया। तो कहने का मतलब, आपने जो समय लगाया, टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, वो जीरो हो गया। मेरी बात को समझिए आप। क्लियर है? ठीक। तो आप कितना समय लगा रहे हैं, कितना डेमो, कितना एफर्ट, कितना प्रयास, ये इसका कोई मतलब नहीं है जब तक मशीन आप ना बेचो। रिजल्ट मिलना चाहिए। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है तेजी से? आ, रिजल्ट तेजी से क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है। ट्रिक और टेक्निक इस्तेमाल करो, फॉलो को तगड़ा करो। डेमो सारे लोग दिखा रहे हैं, इंडिया के लोग, लेकिन गुजरात के लोग और आंध्रा के लोग, साउथ इंडिया के लोग, इवन गुजरात के लोग, इवन अमेरिका के जो लोग हैं ना, उनका फॉलोअप का जो तरीका है हमारे समान ही है, लेकिन वो फॉलोअप आक्रामक करते हैं। हमारा फॉलोअप में क्या अंतर है पता है? हम डर डर के फॉलोअप करते हैं या नहीं करते। डर डर के डेमो करेंगे, डर डर के प्लान करेंगे, और वापस आगे हमारा खाना पूर्ति बंद, हमारा काम खत्म। और फॉलोअप हम नहीं करना चाहते, या हम फॉलोअप नहीं करते। ये याद रखिए, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे,
जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगी आक्रामक ढंग से, अग्रेसिव मोड पे, आपकी मशीन सेल नहीं होगी। तो मेरा एनालिसिस कहता है दो कारण है। दुनिया भर के अंदर मशीनें बहुत तेजी से बिक रही है, और इंडिया में गुजरात और साउथ में भी ज्यादा मशीन बिक रही है। तो उसका मेन कारण है आक्रामक ढंग से फॉलो अप करना। फॉलो अप में आप क्या बात करते हैं वही बात वो भी करते हैं। मैंने एक चीज देखा है, आप जब किसी को फॉलो अप के लिए जाते हैं ना, तो जो बात करते हैं वही बात वो भी करते हैं। लेकिन उनका फॉलो अप का जो ढंग है ना, बड़ा जबरदस्त है, अग्रेसिव है, डिफेंसिव नहीं है, अग्रेसिव आक्रामक है। तो आप आक्रामक हो करके आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप को जितना स्ट्रोंग करेंगे उतना शानदार होगा। 10 डेमो आपने किया है तो 10 फॉलो अप आपका जबरदस्त होना चाहिए। मतलब 10 के 10 आदमी मशीन ले, इसकी कोशिश तो आपकी तरफ से होनी चाहिए। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना, क्या हो जाता है, डिफेंसिव, कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। उसने बोला यार अभी तो पैसे नहीं, यार अभी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो हम क्या कर देते हैं, उससे दोबारा बात करना बंद कर देते हैं। जबकि बाकी देशों में और बाकी जगह पे क्या हो रहा है, आदमी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं यार, मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, 2-3 महीना समय लगेगा। लेकिन बाहर के लोग क्या करते पता है, उनके पास बैठ करके उनको ऑप्शन बताते हैं कि भैया ये मशीन आप लो कैसी भी करके। आप लोन लेकर के, पर्सनल लोन लेकर के आंध्रा उंध्रा एरिया में, गुजरात एरिया में तो कस्टमर को पकड़ करके चल बैंक चलते हैं, और तेरा मैं पर्सनल लोन करा देता हूँ। चलो आपका गाड़ी है, कार वार है, रिफाइनेंस करके आपको मशीन करवाता हूँ, वो पकड़ करके करवाते हैं। तो आदमी को पकड़ करके, जब आदमी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं लेना चाहता हूँ, बहुत शानदार चीज है, ये मेरे घर में होना चाहिए, यानी समझ लो कि उसके घर में वो एक्सेप्ट कर, उसके घर में मशीन होनी चाहिए। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मशीन आपको दिलवाना है। तो आप उसको बोलो चलो सर बैंक चलते हैं, आपको पर्सनल लोन करवाता हूँ, बैंक वाले दे देंगे आपको। बैंक वाले देते हैं आज की डेट में, लोन बांटने के लिए बैंक, क्योंकि पर्सनल लोन में बैंक वालों को ब्याज ज्यादा मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाड़ी है, रिफाइनेंस करवाइए और उनका मशीन कराइए। ठीक। तो मशीन, आप बोलो कि भाई ये करना पड़ेगा तब जाकर मशीन आपके घर में आएगी। दूसरा आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि सर आपकी घर में मशीन आई है ना, तो मैं आपकी मशीन को फ्री करा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको प्लान दिखाया है। एक प्लान में 10 से 12 मशीन हो जाती है तो आपकी मशीन फ्री हो जाती है। आपके साथ मैं बढ़ता हूं सर, आपका मोबाइल निकालिए। वो निकालेगा मोबाइल। सर इतने लोग हैं, कितने लोग हैं आपके मोबाइल में, 50, 500, बोले 500 लोग हैं सर। मेरे को ना केवल 20 आदमी से मिला देना सर, मैं आपकी मशीन क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। आप मशीन ऑर्डर कीजिए, मैं आपका मशीन फ्री करवाने में आपकी मदद करूंगा। आप मेरे को 20 आदमी से मिला दीजिए। और मेरी सबसे बड़ी खास बात है सर, मैं लोगों की मशीन फ्री करवाता हूँ, बहुत से लोगों की मशीन फ्री करवाया हूँ। आपका मूलधन वापस आ जाएगा। इसलिए लोन लेकर के लेना है तो ले लो, कार को रिफाइनेंस करना है, गाड़ी को रिफाइनेंस करना है तो उसको ले लो, है ना। या फिर और क्या साधन हो सकता है। मेरे जो टीम के लोगों ने तो सोना चांदी को बेच करके, गिरवी करके, जमीन प्रॉपर्टी को गिरवी करके बेच करके उन्होंने मशीन लिया है। एक ऑप्शन उसको बताओ। हम लोग क्या करते हैं, आदमी ने बोला सर पैसा नहीं है, तो हम उसको भूल जाते हैं। आदमी बोला मैं घर बना रहा हूं, तो हम उसको भूल जाते हैं। आदमी बोला मेरा बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो चुका है, तो हम उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आपने डेमो दिखाया है, डेमो के बाद उसने बोला है कि मशीन बहुत शानदार है, मेरे घर में होना चाहिए। मतलब उसने तय कर लिया है कि उसके घर में मशीन होनी चाहिए। तो आपको बस पुश करने की जरूरत है, उसका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है ना। तो ये वन मैन आर्मी की तरह आपको करनी पड़ेगी। वन मैन आर्मी मतलब एक आदमी पूरी सेना के समान होता है, इसको बोलते हैं वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी का मतलब क्या है, एक आदमी पूरी सेना के बराबर हो। ठीक। तो आप वन मैन आर्मी की तरह आप सोच करके वर्किंग कीजिए। आप स्वयं छोटा छोटा मीटिंग कीजिए, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कीजिए, छोटा छोटा मीटिंग कीजिए, ग्रुप मीटिंग कीजिए।
ये बहुत शानदार है, आपको बता रहा हूं मैं। होम मीटिंग कीजिए, किसी घर में जा रहे हैं डेमो के लिए, उसको बोलो आजू बाजू के दो चार लोग को बुला लो, सर मैं मशीन लगाता हूँ, फिट करता हूँ, चार पांच लोगों को बुला लो, एक साथ डेमो हो जाएगा। मीटिंग के बाद तुरंत नंबर ले लो और व्हाट्सएप में पूरा शेयर करो केंगन का, कौन कौन से यूजर यूज कर रहे हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो रही है, ये सारा वीडियोस आप भेजो। होम मीटिंग करो। मशीन आ रही है घर में किसी के तो पूजा का आयोजन करो, उत्सव मना करके करो। उसको बोलो भैया जिस दिन मशीन का उद्घाटन होगा उस दिन कम से कम 15 आदमी आपके घर में होने चाहिए, 15 फैमिली को आप बुलाओ, आपकी मशीन मैं फ्री करूंगा, ये आप उसको बोलो। हर घर में उत्सव होना चाहिए केंगन का। 2 लाख 3 लाख लेकर के उसने मशीन बुलाया है, तो उत्सव करके महोत्सव बना करके त्योहार के रूप में केंगन मशीन का उद्घाटन करने की जरूरत है। चोरी छुपे एक आदमी के साथ चुपचाप करने की जरूरत नहीं है। और ये गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं हमारी टीम में। मैं विगत 1 साल 2 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं जब लोग फोटो भेजते ना कि आज इसके घर में मशीन लगी, तो मैं देखता हूँ केवल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है और वो कंज्यूमर है और कोई नहीं है। और एक फोटो उन्होंने भेज दिया। अरे भाई साहब, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का आप उपयोग तो करो। छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी यूज करो, छोटी छोटी चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करो। एक महान लीडर, एक ग्रेट शख्सियत, एक ग्रेट बिजनेसमैन छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है और बड़ा बड़ा कामयाबी हासिल करता है। छोटी छोटी चीजें, है ना, ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा होने वाला है ना। आप सामने वाले को बोलते ही नहीं हो कि भैया मशीन का आ गया है सर, शुभारंभ करेंगे, 10 15 लोगों को बुला लो, ऐसा आप बोलते ही नहीं हो, तो आदमी करता भी नहीं है। आप किसी घर में मशीन का उद्घाटन हो रहा है, बढ़िया गुलदस्ता लेके जाओ, उसका सम्मान करो, उसके परिवार का सम्मान करो। यदि आपको लगता है कि भाई मिठाई लेके जानी चाहिए, तो कम से कम 1 पाव ½ किलो मिठाई लेके जा सकते हैं आप। आपने 13,000 रुपये कमाया है उस बंदे से, 26,000 कमाया, 39,000 कमाया है, 52,000 कमाया है, 55,000 65,000 कमाया है, 78,000 कमाया है, क्या 100 रुपये उसके लिए खर्च नहीं कर सकते उस व्यक्ति के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। गुलदस्ता लीजिए, एक बढ़िया सा गुलदस्ता, 1 पाव ½ किलो मिठाई ले जाइए और उसको बोलिए सर जब तक आप 12 15 फैमिली को नहीं बुलाएंगे आपके घर में हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है आपकी मशीन फ्री होना। तो सोचो, आपके घर, आपके पास 2 मशीन का ऑर्डर हुआ, 2 लोगों के घर में आपने पूजा किया, 15 15 30 लोग आ गए, 30 लोगों को डेम हो गया, 30 लोगों को डेम हो गया, मतलब कितना, 10 से 12 मशीन क्लोज आपकी हो रही है। देखो, एक घर बनाने में, एक घर है, एक बिल्डिंग है, यदि 1 साल में उस घर ने कंप्लीट कर दिया, तो सीधा सा बात है, गणित है कि आपको कम खर्च देने पड़ेंगे। और वही घर को यदि आप 10 साल बनाओगे, तो आपको वही घर बनाने में 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रायपुर में जब मैंने घर बनाया, मेरा एक बंगलो है रायपुर में, तो मनोज जी देखें, खगेश जी भी देखें, उनको पता है, सरोना में मैंने लिया है पार्थिव में। तो उस समय मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मुझे जो भी रेट था ठीक है। लेकिन मेरे बाजू में एक बंदा है, उसने कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया, उसकी बस स्ट्रक्चर खड़ा है, बाकी भी कुछ भी नहीं हुआ हो रहा है ना, काम उसने बंद कर दिया। अब 10 साल हो गए। आज यदि वो बना रहा है ना, तो वो मेरे को बोल रहा था, एक BR प्रधान जी हैं, वो उसको बनाने वाले हैं, तो अब वो बोला कि मैं इसको बना के बेचूंगा। ठीक। तो जब बनाने के लिए जा रहे हैं तो खर्चा उसका बढ़ गया है। बोले मोती जी कम से कम 80 लाख रुपए मेरे को लगेंगे इसको बनाने में, तो इसलिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको बना नहीं रहा हूं। बोले मैं किसी को इसको सस्ते में, जितना मैंने लिया था उतना में मैं बेच बाच के मेरा मूलधन तो वापस आ जाए। तो उसने मुझे बोला कि मोती जी जब आप इसको बना रहे थे ना, आज से 5 7 साल पहले, उस समय मुझे भी बना लेना था तो मुझे खर्च कम पड़ जाते। तो मेरी बात समझिएगा, है ना, कोई घर बनाने में 1 साल लगा रहा है, कोई घर बनाने में 10 साल लगा रहा है। खर्चा किसका बढ़ेगा, जो 10 साल लगा रहा है। वैसे ही आप यदि 6 से 6 महीने में बनाएंगे, तो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। और यदि आप ऐसी छोटे छोटे सोच के साथ धीरे धीरे रगड़ रगड़ के घिस घिस करके
इसको उसको देख देख करके, डिपेंड हो करके, आश्रित हो करके यदि आप काम करेंगे रगड़ रगड़ के, धीरे धीरे, घिसट घिसट के, चुप चुप करके, तो आपको शिक्षक बनने में 10 साल लगेगा। तो एक आदमी शिक्षक बनेगा 6 महीने में, कम से कम 70 लाख रुपए मिल रहे हैं, महीने का लगभग 10 लाख रुपए का एवरेज। और वही आदमी यदि 10 साल में शिक्षक बनेगा तो कितना, 70 हजार रुपया एवरेज। जहाँ 7 लाख रुपए एवरेज था, वहां मात्र 70 हजार रुपये एवरेज। आप आप ये ये क्या चीज हो रहा है ना? तो जैसे जैसे आप समय लगाएंगे, वैसे वैसे आपका समय लगेगा, है ना? तो आपसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप, तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ सर कि आप अपने को फास्ट करना है, बिल्कुल फास्ट करना है, इंडिपेंडेंट हो आप। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है वितरक, बेचने वाला। आप स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट होके करो, है ना? आप हमेशा याद रखो कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, आपने क्या कारण से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, उस कारण को हमेशा याद रखो। यदि आपने उस कारण को याद रख लिया कि मैंने कैंगन क्यों स्टार्ट किया, ये कारण यदि आप अपने माइंड सेट में रखेंगे। आपने क्या बोला, अभी बादो जी ने एक वीडियो भेजा था बढ़िया, माइंड सेट के ऊपर। सब कुछ माइंड सेट है। आप अमीर हो कि गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो कि ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो, आप अच्छे दिखते हो कि कैसे दिखते हो, आप हैंडसम हो कि क्या हो, मुझे नहीं मालूम। माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या माइंड सेट बना करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया? यदि वो कारण आपका क्लियर है कि कैंगन क्यों करना है, वो कारण यदि आपको क्लियर है, वो कारण किस वजह से आपने केंगन स्टार्ट किया है, यदि आप इसको याद रखोगे, तो आप रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं, आप सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। तो दुनिया बहुत बड़ी है, वर्ड इज नॉट इनफ, दुनिया बहुत बड़ी है ना? इसका इज द लिमिट, है ना? पूरी दुनिया मुट्ठी में किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, रुको मत, लगातार डेमो करो। कोई आए आपके साथ तो भी, ना आए तो भी, आपका कर्तव्य करते रहो। छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग करो, फॉलो करो, फॉलो तगड़ा करो, फॉलो नहीं रुकना चाहिए। और मशीन क्लोज करो, जल्दी जल्दी रैंक करो, बड़ा पैसा बनाओ, है ना? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और एक समय के बाद लोग हैसियत और औकात पूछते हैं आदमी की। एक समय के बाद, अभी तो लोग हालचाल पूछ रहे हैं, एक समय के बाद लोग हैसियत पूछेंगे, औकात पूछेंगे। भैया तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? ठीक है? तो हैसियत बढ़ने वाली है सबकी, मुझे ऐसा पता है। औकात बढ़ने वाली है सबकी, कैंगन बिजनेस में वो पावर है। तो जल्दी जल्दी सेल करके आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं। अगला मीटिंग जो शनिवार को शाम को 7 बजे होगा, लाइव डेमो होगा, एक शानदार लाइव डेमो होगा, नए लोगों के साथ बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आज का दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आज का दिन मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। खगे जी, माधव जी को होस्ट मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करें।